हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 23 सितंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज अफगानिस्तान पाकिस्तान एम्ब्यूश। इसमें ये बताया जा रहा है कि सार्क की मिनिस्ट्रियल मीटिंग होने वाली है। उस मिनिस्ट्रियल मीटिंग में अभी पाकिस्तान के द्वारा एक रिक्वेस्ट की गई है कि जी अफगानिस्तान की जो सीट है उसको आप वैकेंट रखो और मीटिंग करवा लो। और वो अफगानिस्तान की जो वैकेंट सीट होगी वो किसके लिए होगी? बोला तालिबान के लिए। तो इस चीज़ को लेकर के इंडिया ने तो देखो सीधा ऑब्जेक्ट कर दिया क्योंकि अभी तालिबान रिजीम को इंटरनेशनली पाकिस्तान ने भी लीगल वे में या अपने यहाँ पे पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन के बेसिस पे अभी तक भी लेजिटिमेट करार नहीं दिया है। ठीक है, तो लेजिटिमेसी नहीं होने के चलते बोले हम एक ग्रुप में कैसे एक मतलब तालिबान रिजीम में जो टेररिस्ट डिक्लेयर हुए बंदे बैठे हैं तो उनको हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को थोड़ा देखेंगे। मुद्दा था वो मेन तो बता ही दिया मैंने आपको। खैर, फिर हम देखेंगे एंकरिंग द क्वाड। अभी आपको पता है इन पर्सन मीटिंग होने वाली है क्वाड की, तो क्या क्या मुद्दे हैं, क्या इश्यूज हैं, वो सारा जानेंगे। दूसरा, क्वाड को लेकर के एक अगेन आर्टिकल है, इसमें अमेरिकन एंगल बताया हुआ है, ये भी थोड़ा सा जिस्ट लेंगे इसका। और लास्ट में असम के अंदर जो एनआरसी जो कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है, नेशनल रजिस्ट्रेशन और मतलब जो सिटीजनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर चल रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। इसमें कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि सर्बानंद सोनोवाल जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया गया था, ठीक है, उस केस को बहुत ही इंपॉर्टेंस मिलती है जब कभी भी एनआरसी से रिलेटेड किसी मुद्दे पे सुनवाई हो रही होती है। तो बोला उस सुनवाई के वो जजमेंट है ना सर्बानंद सोनोवाल वाला, तो बोलो उसको एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है, री एग्जामिन करने की ज़रूरत है। नहीं तो क्या होगा, एक आपने कहते हैं ना कॉर्नर स्टोन फिक्स कर दिया जिसमें खुद में कुछ इश्यूज हैं उस जजमेंट में, तो उसको करेक्ट करना ज़रूरी हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं डिटेल में एक एक आर्टिकल को। फर्स्ट आर्टिकल है अफगानिस्तान पाकिस्तान एम्ब्यूश। इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि अभी सार्क की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की साइड लाइन्स में ही न्यूयॉर्क में ही। पर हुआ क्या कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एक डिसीजन लिया, एक प्रपोजल लिया कि सार्क में अफगानिस्तान की मेंबरशिप 2007 से चल रही है। इसके अलावा आप देखो कि अफगानिस्तान ने 1996 से 2001 तक लगातार तालिबान का रूल देखा और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। उसकी बजाय फिर 2001 में अमेरिका का इन्वेजन हुआ और वहाँ पर रिपब्लिक गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन हो जाता है 2003 आते आते। तो ऐसे में अफगानिस्तान को जब आपने सीट दी 2007 में, तो वो सीट अभी तक भी कंटिन्यू आ रही है। वो बात ठीक है कि सार्क 1985 में इस्टेब्लिश हो चुका था 1985 में, पर मुद्दा ये आ जाता है कि सार्क की अब जो ये फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है, होने वाली हो, तो उसमें बोला है अफगानिस्तान को भी हमें सीट अलोकेट करनी है और उसमें भी सीट हम अफगानिस्तान की वैकेंट रखेंगे। ठीक है, एक तो ये डिमांड की, और वैकेंसी किस लिए रखी वो मैंने आपको बता दी कि तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। दूसरी तरफ कि अफगानिस्तान से जो सरकार जा चुकी है, ठीक है, अशरफ गनी की सरकार, बोला उनकी तरफ से कोई बंदा आकर के नहीं बैठेगा। ठीक है, अब बात यह आ जाती है कि तालिबान की तरफ से वहां पर अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट हो तो कौन होगा? उसका नाम है आमिर खान मुत्तकी। ये बंदा जो है ये एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर की तरह काम कर रहा है अभी तालिबान की सरकार में, और इस इंडिविजुअल को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 1267 में। अब आप एक बात बताओ, एक तरफ तो ये टेररिस्ट है और दूसरी तरफ आप इसको डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स में आप एंगेज कर रहे हो, दैट मीन्स आप लेजिटिमाइज कर रहे हो टेररिज्म को। इसका मतलब तो ये हो गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से ये अगर इनको टेररिस्ट करार दिया हुआ है तो ये है मुद्दा पूरा। और पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि कोई ये बंदा आमिर खान जो है केवल इकलौता यही है जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 के तहत इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, इसकी सैंक्शन टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। इसके बजाय इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग जो अभी कैबिनेट में बैठे हैं ना, मतलब तालिबान के जो लोग कैबिनेट में बैठे हैं ना, उनको 1267 रेजोल्यूशन के तहत टेररिस्ट बताया हुआ है। तो ऐसे में तालिबान को रिकॉग्निशन मिले सबसे पहली चीज़ तो,
और दिल्ली ने तो देखो बिल्कुल भी कह दिया, दिल्ली ने तो अपनी तरफ से कि जी मीटिंग बिल्कुल नहीं होगी, और दूसरे कंट्रीज़ ने किस किस ने ऑब्जेक्ट किया ये पता नहीं है, अभी तक बताया जा रहा है एडिटर के द्वारा। बट फिर भी सार्क में कोई भी काम होता है ना वो कंसेंसस बेसिस होता है, दैट मीन्स सर्वसहमति से कोई भी डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि बाकी दूसरे कंट्रीज ने भी डेफिनेटली ऑब्जेक्ट किया होगा, एक या दो, डेफिनेटली भूटान ने तो साथ दिया ही होगा इंडिया का। खैर इसके अलावा अगर आप देखो तो जो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान की बात करें तो इसके रिकग्निशन की जो डिमांड है वो लगातार हाईलाइट हो रही है। इवन यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी उनको भी अपनी तरफ से लिखा हुआ है, एक रिक्वेस्ट डाली हुई है इस तालिबान रिजीम के द्वारा, जिसको हम बोल रहे हैं IEA, दैट मीन्स इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। इनके द्वारा रिक्वेस्ट डाली गई है कि तालिबान को आप रिकॉग्नाइज कर लो, पर अभी तक ग्लोबली इस चीज़ को लेकर के चिंता चल रही है कि तालिबान को रिकॉग्नाइज कैसे करें। दूसरी तरफ हक्कानी नेटवर्क भी का भी बहुत अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन है इस तालिबान की सरकार के अंदर। दूसरा, दो इशू बड़े इंपॉर्टेंट है, वो ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के चलते हैं, एक तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं है तालिबान की सरकार में, ना वुमेन राइट दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखे जाएं तो एथनिक माइनॉरिटीज़ को कोई रिकॉग्निशन नहीं है, उनका भी रिप्रेजेंटेशन है ना तालिबान की कैबिनेट में बिल्कुल भी नहीं है। तो इन चीज़ों को चलते कंसर्न भी है ग्लोबल कम्युनिटी, और साथ में हक्कानी नेटवर्क की डोमिनेंस ज़्यादा है, तो ये चिंता की बात है। तो ऐसे में सार्क देखो पहले से ही ऑलरेडी एक्सपायरिंग चल रहा है, मॉरिबंड है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट डेड है। पर पाकिस्तान की तरफ से जो ये कोशिशें की जा रही हैं उनका कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि सार्क की मीटिंग 2014 में हुई थी लीडर्स की। फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग है वो थोड़ी थोड़ी होती रहती है बीच बीच में, पर उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं है, बस केवल ये है नाम का साउथ एशियन कोalition आप कह सकते हो, ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि सार्क इतना डेड क्यों हुआ, इसके पीछे देखो मुद्दा केवल और केवल दिल्ली और इस्लामाबाद, मतलब पाकिस्तान इंडिया के बीच की जो राइवलरी है ना वो ही है। फिर बातें तो ये होने लग गई थी कि सार्क -1 के ऊपर काम करना शुरू कर दिया जाए, ठीक है। अब सार्क -1 का मतलब हो गया था, इसको पाकिस्तान को एक्सक्लूड करने की बात हो गई थी। पर मुद्दा ये था कि अब तालिबान क्या है, उस टाइम पे तो चलो ठीक है अफगानिस्तान में सरकार हुआ करती थी अशरफ गनी की, पर अब बात आ गई है तालिबान भी आ चुका है, तो तालिबान को लेकर के क्या अफगानिस्तान को अब क्या है, अफगानिस्तान भी एक्सक्लूड किया जाएगा। तो पाकिस्तान है ना अभी अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहा है। वैसे तो अभी कोई ऐसा तो है नहीं, कुछ भी सीक्रेट नहीं रहा है कि पाकिस्तान कोई भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है अफगानिस्तान में, पर वही चीज़ है कि ये जो सार्क है जो ऑलरेडी डेड है, इसके लिए कोई स्कोप भी बचेगा क्या, ये अपने आप में बड़ा सवाल हमेशा बना रहेगा। और ये जो तालिबान है ये केवल और केवल एक अच्छी फैंटेसी काइमेरा बन के रह जाएगा और कुछ ही नहीं, और वही चल रहा है अभी, ठीक है। आगे चलते हैं, सार्क के बारे में आप एक बार जरूर पढ़ना डिटेल में, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है सिटीजन्स विदाउट अ कंट्री, ऐसे सिटीजन जिनका कोई कंट्री फाइनलाइज नहीं हुआ, ये लिखा है अमन वादुद के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। देखो अभी इसी महीने की बात है कि असम के हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है, वो ये कि सिटीजनशिप जो है एक इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, और ये डिसाइड करना कि कोई इंडिविजुअल सिटीजन है कि नहीं इंडिया का, वो केवल और केवल मेरिट बेस्ड होना चाहिए। और उसके अलावा जो भी एविडेंस के लिए सपोर्टिव कंटेंट या मटेरियल्स या फैक्ट्स लेके आए जा रहे हैं एक इंडिविजुअल के द्वारा, उन्हीं पर ध्यान रखते हुए करना चाहिए। तो सेम मुद्दा अप्लाई हो जाता है बाकी दूसरे केसेस पर एक तो यहाँ पर सवाल जो आता है वो ये कि जो एविडेंस लेके आ रहा है ये बंदा वो खुद लेके आ रहा है, सिटीजन लेकर के आ रहा है, ठीक है, मतलब कि मैं यहाँ का सिटीजन हूँ, इंडिया का सिटीजन हूँ, ये साबित करने की जिम्मेदारी उस इंडिविजुअल पे है जिसको अभी शक के दायरे में रखा जा रहा है कि जी आप अपनी सिटीजनशिप साबित करो कि आप इंडिया के हो या बाहर से आए हो। मुद्दा देखो शुरू हो जाता है बहुत सालों पहले, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन, फिर उसके बाद में बांग्लादेश की जो लिबरेशन हुई थी 1971 में। तो उस टाइम पर आपको पता ही है कि वेस्टर्न पाकिस्तान ने कितनी ज़्यादा अपनी तरफ से पकड़ बनाने की कोशिश की थी ईस्टर्न पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है। अब उस पकड़ के चलते वहाँ पर एथनिक इश्यूज आने लग गए, और जो लोकल्स थे बंगालीज, अब देखो बांग्लादेश में कौन, ईस्टर्न पाकिस्तान बांग्लादेश आज का, वहाँ पर कौन, बंगालीज, बंगाली कल्चर में बंगाली लैंग्वेज चलती है, वहाँ की अलग कल्चर होती है, और उसके ऊपर वेस्टर्न पाकिस्तान अपनी चीज़ें इम्पोज करने की कोशिश कर रहा था।
तो ऐसे में जो ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग हैं उन लोगों को अपना देश छोड़ करके जान बचाने के चक्कर में इंडिया में आना हो गया। एक तो ये सेटलमेंट, फिर उसके बाद में लगातार इंस्टेबिलिटी बनी रही थी बांग्लादेश के अंदर। अभी जो परमानेंट आप कह सकते हो सरकार जो है शेख हसीना की, तब जाकर के एक थोड़ा सा स्थायित्व है बांग्लादेश में। बाकी मोर और लेस वहाँ पर भी डिस्टर्बेंस पिछले 30-40 सालों में कंटिन्यू, 40 या 50 सालों में कंटिन्यू बनी रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत लोग बॉर्डर क्रॉस करके और इंडिया की तरफ आ जाते हैं। अब उन बॉर्डर क्रॉस करके आने वाले जो लोग हैं उन लोगों को डिपोर्ट करना, आइडेंटिफाई करना, ये सारी चीज़ें, डिपोर्ट का मतलब वहाँ से वापस उनके देश में भेज देना, इसके लिए बहुत सारे कैंपेन भी चलते हैं, बहुत सारे मूवमेंट भी चलते हैं वहाँ पे असम में। फिर देखो मुद्दा खिंचते खिंचते 2015 में पहुंचता है जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया। उसका मेन था कि एनआरसी को अपडेट किया जाएगा, जिससे कि अगर कोई भी इलीगली अफगानिस्तान में अगर असम में रिजाइड कर रहा है तो उनको उनके देश में, बांग्लादेश में दोबारा से भेज दिया जाए। पर यहाँ पर सवाल क्या आता है कि एनआरसी की प्रोसीडिंग्स चल भी रही है। जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है वो 1946 का एक एक्ट है, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एक्ट, द फॉरेनर्स एक्ट 1946, उसके तहत तो उसमें ये फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो है वो एडजुडिकेट कर रहे हैं कि जी हाँ वाकई में इंडियन हो या फिर नॉन इंडियन हो या फिर इंडिया के नहीं हो आप। तो इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो लोग इंडिया के नहीं हैं उनके लिए क्या प्रोविज़न है। क्या आपने बांग्लादेश से बात कर ली? तो ऐसे में ऐसे सिटीजन्स जिनकी सिटीजनशिप साबित करने में एक तो प्रॉब्लम आ रही है कि उनको खुद को एविडेंस ला करके साबित करना पड़ रहा है कि जी हमें आगे सिटीजन है। दूसरा मुद्दा ये आ जाता है कि अगर कोई सिटीजन रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है और आप बोलते हो कि हाँ जी ये इलीगल इमिग्रेंट है, तो ऐसे में आप एक चीज़ बताओ कि उन लोगों को भेजोगे कहाँ? ये दूसरा सवाल आ जाता है, क्योंकि बांग्लादेश ने अपने तरफ से जो डिक्लेरेशन आया है या फिर इंडिया की जो लीडर्स हैं उनके स्टेटमेंट्स की बात करें तो कॉन्ट्राडिक्शन आता है। कैसे कि एक लीडर जो होम मिनिस्टर है हमारे, वो तो ये कहते हैं कि जी इनको डिपोर्ट किया जाएगा इनके देश में, और दूसरी तरफ हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जब जाते हैं बांग्लादेश वो ये कहते हैं कि ये इंडिया का इंटरनल मुद्दा है एनआरसी। तो ऐसे में कन्फ्यूज़न तो पहले से ही है। और रही सही में सिटीजन जब अपनी खुद की जो फैक्ट्स बेसिस पे अपनी सिटीजनशिप को प्रूव करना चाहते हैं तो उनको प्रॉब्लम आ रही है। साथ में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिटीजनशिप इतना इंपॉर्टेंट राइट है एक इंडिविजुअल का कि जिसके पास में सिटीजनशिप नहीं है किसी भी कंट्री की, इंडिया ही नहीं किसी भी कंट्री की, तो उसको फिर बाद में दूसरे अधिकार मिलना बंद हो जाते हैं। अब आप देखो कि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है जब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्समेंट में आया 1950 से। तो ऐसे में इंडियन डेमोक्रेसी ने जिस तरीके से ट्रीट किया ना सिटीजनशिप को, उस ट्रीटमेंट को लेकर हमें थोड़ा सा रिव्यू की ज़रूरत है यहाँ पर कि वाकई में सिटीजनशिप देने के लिए हमें क्या क्या कंसिडरेशन रखने चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि सिटीजनशिप के लिए प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट उसके साथ में 1955 में सिटीजनशिप एक्ट भी आ गया था। अब उसमें अमेंडमेंट कर दिए गए हैं और लेटेस्ट अमेंडमेंट आपको पता है 2015 का ही है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का। ठीक है, तो ऐसे में आप मुद्दा एक बार बार घूम के क्या आ जाता है कि कैसे ये जो लोग हैं जिनको आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि हाँ ये नॉन इंडियंस हैं, तो उनका क्या किया जाए। तो वहाँ पर सवाल आता है और इसके पीछे एक केस है, एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का ही, सर्बानंद सोनवाल केस। और उसमें ये कहा था कि जो ये कहता ना कि स्टेट की जिम्मेदारी नहीं होगी, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होगी कि वो सब साबित करे कि हाँ सिटीजन कौन है कौन नहीं है, क्योंकि बोले ये बहुत ज़्यादा कम्बरसम प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। तो ऐसे में अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? उस इंडिविजुअल की रहेगी जो अपने आप को साबित करना चाहता है कि हाँ जी मैं इंडियन ही हूँ। तो इस वर्डिक्ट के चलते ही बहुत सारे प्रॉब्लम आती चली जा रही हैं राइटर के अकॉर्डिंग। फिलहाल बात करते हैं 1985 की। उस टाइम पे लगभग 1985 से अब तक की अगर बात करें तो होम मिनिस्ट्री के हिसाब से फरवरी 28, 2019 तक 63,959 लोग ऐसे हैं जिनको फॉरेनर्स के तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें भी ये ऑर्डर है वो एक्सपर्टे बताया जा रहा है। एक्सपर्टे का मतलब हो गया कि आप इस तरीके से डिसीजन दे रहे हो जिसमें केवल एक पार्टी का फेवर करना चाहते हो, आप बायस्ड आप वर्डिक्ट देते हो ना, तो वो एक्सपर्टे होता है एक तरीके से। तो इस हिसाब से अगर देखें तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल इन असम की बात करें, ये वर्डिक्ट दिया गया
फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल इन असम के हिसाब से कि 63,959 लोग ऐसे हैं असम के अंदर जो कि फॉरेनर्स है, जो कि फॉरेनर्स की लगभग जो लिस्ट आई उसमें 62% अपने आप में, मतलब जितनी लिस्ट आई थी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास में उसमें 62%, तो ये अपने आप में कोई छोटा फिगर नहीं है। अच्छा, फिर डाउट ये आ जाता है कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल आपने स्टैब्लिश कर रखे हैं असम में, ठीक है, अब उनके लिए आप ये बताओ कि ये कहाँ से आया है ये एक्ट। ये 1946 का एक्ट है भाई, जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड का है, अंग्रेजों का बनाया हुआ, और वही अगर इसी तरीके से हम कॉलोनियल पीरियड की जो लेगेसी उसी को कंटिन्यू करेंगे तो क्या हम वाकई में डेमोक्रेटिक मैनर में ग्रो कर पाएंगे, राइट। तो ये चीज़ें थी। फिर देखो ये फॉरेनर्स एक्ट आया कैसे था ये बताया जा रहा है। पहले तो ऑर्डिनेंस आया था, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब आ जाता है तब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है, तो उस टाइम पर कोई बाहर से आ ना जाए इंडिया में, उन लोगों को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया था। फिर उसके बाद में 1940 में एक एक्ट आता है, फिर 1946 में एक एक्ट आता है। 1946 का जैसे ही एक्ट आता है द फॉरेनर्स एक्ट, उसमें 1940 एक्ट को रिपील कर दिया, और उसमें एक प्रोविजन था 1940 वाले एक्ट में भी यही था कि बर्डन ऑफ प्रूफ है ना वो फॉरेनर के ऊपर है, वो बंदा खुद डिसाइड करेगा, खुद फैक्ट्स रिप्रेजेंट करेगा कि जी वो फॉरेनर है या फिर इंडियन है। और सेम चीज़ वो कंटिन्यू रही 1946 के एक्ट में भी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंटिन्यू रहता है और वही चीज़ें कंटिन्यू अभी तक भी बनी रहती है। आप देखो कि उस टाइम क्या सिचुएशन रही और रिजल्ट क्या है कि एक इंडिविजुअल जिसका नाम है मोइनुल मोल्ला और जब्बर अली, उनको भी फॉरेनर्स डिक्लेयर किए गए, किस बेसिस पे, बायस्ड मैनर में। और दूसरी तरफ जो मोल्ला थे उन्होंने तो लगभग 3 साल जो हैं वो डिटेंशन में भी बिताए, फिर उसके बाद पता पड़ा कि जी वो तो इंडियन ही है, उनको छोड़ दिया गया। फिर इसके अलावा जो जब्बर अली थे उनकी तो फिर डिटेंशन में डेथ ही हो गई। तो पॉइंट क्या है यहाँ पर कि आप कितनी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हो इस एनआरसी को चलते हैं, या फिर जो फॉरेनर्स हैं उनको फॉरेनर डिसाइड करने के चलते हैं। तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो एटलीस्ट नहीं आने चाहिए। अब ये फॉरेनर्स का जो एक्ट था द फॉरेनर्स एक्ट, इसका मतलब ये कभी नहीं था कि सिटीजन्स के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। इसमें सेक्शन 2A जो है 1946 का जो एक्ट है उसमें फॉरेनर किसको बोला जाएगा उसको डिफाइन किया हुआ है। उसको ये बताया जा रहा है कि वो पर्सन जो कि इंडियन सिटीजन नहीं है उसको फॉरेनर माना जाएगा। फिर अब आप देखो कि यहाँ पर जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल चल रहे हैं यहाँ पे असम में, वहाँ पर जितने लोगों को भी एडजुडिकेट किया जा रहा है या फिर वहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है ना, इलीगल इमिग्रेंट है कि नहीं ये चेक करने में, तो हर दूसरा बंदा वहाँ पर इंडियन सिटीजन निकल के आ रहा है। तो ये चीज़ अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट कर रही है कि आप इंडियन सिटीजन्स के ऊपर भी डाउट करने लग गए, और जिन पे आपको डाउट हो गया मतलब आपको भी ये कंफर्म नहीं है कि वो इमिग्रेंट है, मतलब या इलीगल माइग्रेंट है जो बांग्लादेश छोड़ कर आया है कि कोई, या फिर कोई दूसरे देश से आया है, और या ना आपको ये पता है कि वो इंडियन सिटीजन है, तो आपने क्या कर दिया उनकी वोटर आईडी के ऊपर डी वोटर लिख दिया। दैट मीन्स डाउटफुल वोटर बोल दिया आपने उनको। और ये चीज़ की किसने? असम बॉर्डर पुलिस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर। तो पॉइंट क्या है, ये एक्सेसिव वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का, कि कम से कम फेयर इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए, है कि नहीं। अब देखो बर्डन ऑफ प्रूफ की बात आए तो सुप्रीम कोर्ट ने सर्बानंद सोनोवाल केस में ये बात बोली दी थी, और इसमें ये था सर्बानंद सोनोवाल ने क्या एक के एक्ट आया था, ठीक है, 1983 का। तो ये केस कैसे बना वो जाने, तो एक एक्ट आया था द इलीगल माइग्रेंट डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1983, जिसको हम IMDT आगे बोलेंगे। इस IMDT एक्ट में ये था कि जो ये बर्डन ऑफ प्रूफ है वो बोला स्टेट पे है, स्टेट का मतलब सरकार वहां पे साबित करेगी। पर फिर उस टाइम पे सर्बानंद सोनोवाल जो कि देखो अभी बीजेपी के लीडर हैं, और उन्होंने इस केस को फिर चैलेंज किया और मुद्दा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो बर्डन ऑफ प्रूफ अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम है, कंबरसम काम है, बहुत ज़्यादा होच पोच का काम है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो ऐसे में IMDT में जो बर्डन ऑफ प्रूफ का प्रोविजन है वो अब से चेंज कर दिया जा रहा है, और इस IMDT को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार भी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये कह के कि स्टेट के ऊपर बर्डन ज़्यादा हो रहा है। अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा? उस इंडिविजुअल पे जो अपने आप को इंडियन सिटीजन साबित करना चाहता है।
तो ये ही चीज हो जाती है यहाँ पर कि IMDT अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, और इसके बेसिस पे अब जो है वो किसको साबित करना होगा, उस इंडिविजुअल को जो चाहता है कि हाँ जी मैं इंडिया में रहूं। ठीक है, फिर अभी जो सर्बानंद सोनोवाल वाला केस था उसी को बार बार इंटरप्रेट किया जाता है, और हमारे जो अभी आप देख सकते हो अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी, उन्होंने असम को डिफेंड करते हुए ये कहा कि IMDT में जो भी मैंडेट थे, ठीक है, वो फेवर करता है आर्टिकल 21 को। अब आर्टिकल 21 तो आपको पता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ठीक है, अब उसमें और राइट टू लिबर्टी की बात भी करते हैं, और ये भी बोला जाता है कि पर्सनल लिबर्टी केवल और केवल एक जगह पे आके खत्म हो जाएगी, कहां पे, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो कि हमने जापान से लिया है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की बेंच, उसने इस चीज को देखते हुए रिजेक्ट कर दिया कि जी यहां पर आर्टिकल 21 का जो लेन देन है वो मतलब आप देखो इस केस के अंदर अभी देखा जाए तो ये बीच में पॉज कर दिया था, मुझे एग्जैक्टली टाइम याद नहीं आ रहा है, खैर आप देखो यहाँ से हम थोड़ा अगर रिवीजन हो रहा है तो कोई इशू नहीं है। तो फॉरेनर्स एक्ट में प्रोविज़न था सेक्शन 2A, जिसमें ये था कि फॉरेनर्स किसको बोला जाएगा, उसमें था कि जो इंडियन सिटीजन नहीं है और इंडिया में रह रहा है उसको फॉरेनर कंसिडर कर लिया जाएगा। और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो थे उन्होंने डिसाइड करना शुरू कर दिया कि एक इलीगल माइग्रेंट कौन होगा, और जिस बंदे के पास में भी प्रूफ प्रॉपर नहीं है और वो इंडिया में रहता है और उसको सिटीजनशिप चाहिए, सिटीजनशिप के एविडेंसेस हैं, तो उनके वोटर आईडी के ऊपर D का मार्क होता है, डाउटफुल वोटर। और ये काम किया था असम बॉर्डर पुलिस ने और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। फिर बात आ जाए, ये अपने आप में फंडामेंटल राइट्स का पूरा वायलेशन है, क्योंकि यहाँ पर फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, केवल आप ये देख रहे हो कि बंदा अगर फैक्ट्स नहीं लेकर के आ रहा है तो प्रॉब्लम। फिर आप देखो बर्डन ऑफ प्रूफ की बात आती है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्बानंद सोनोवाल केस है, ठीक है, उसमें इस चीज़ को बर्डन ऑफ प्रूफ को वैलिडेट किया। वैलिडेट का मतलब कि जो इंडिविजुअल है वो ही साबित करेगा कि वो इंडिया का सिटीजन है कि नहीं। तो केस सुप्रीम कोर्ट में आता है कब, जब इलीगल माइग्रेशन डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1983 आता है, जिसको हम IMDT बोलेंगे, और वो सुप्रीम कोर्ट में सर्बानंद सोनोवाल इस एक्ट को चैलेंज कर देते हैं। इस एक्ट में जो प्रोविजन था वो कुछ ऐसा था कि फेयर ट्रायल के प्रोविजन, और जो फॉरेनर्स हैं, मतलब जो भी फॉरेनर हैं, उनको अपनी सिटीजनशिप साबित करने की ज़रूरत नहीं है। बोलो वो अब साबित कौन करेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके लिए है, बोलो स्टेट के ऊपर, सरकार के ऊपर। पर सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई तो सुप्रीम कोर्ट में ये साबित हुआ कि ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, कम्बरसम है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस वजह से क्या है कि अब IMDT अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, और बर्डन ऑफ, आप कह सकते हो कि बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अब से सिटीजन्स पे ही रहेगा। जो इंडिविजुअल्स हैं जो अपने आप को इंडिया का सिटीजन साबित करना चाहते हैं, वो लोग इस चीज़ को क्लियर करेंगे। फिर आप देखो यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती है। सोनोवाल का जो स्टेटमेंट था, सोनोवाल केस है, उसको यूज़ करते हुए के वेणुगोपाल ये कहते हैं कि असम में जो IMDT आया था केस, ठीक, IMDT जो आया था उसमें जो भी वर्डिक्ट आया है उसमें प्रोविज़न ये है कि आर्टिकल 21 के बेसिस में हमारे यहाँ पर पर्सनल लिबर्टी दी जाती है, एक इंडिविजुअल को डिग्निफाइड लाइफ के लिए राइट दिया हुआ है, पर केवल एक जगह पे वो राइट खत्म हो जाता है अगर वहाँ पर बात करें हम प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। दैट मीन्स पर्सनल लिबर्टी जो है वो हर जगह पे अलाउड है, सब अपनी डिग्निफाइड लाइफ जी सकते हैं, स्वतंत्र जिंदगी जी सकते हैं, पर छोड़ करके तब अगर किसी कानून के तहत कोई प्रोसीजर स्टैब्लिश किया हुआ हो। तो ऐसे में जो फॉरेनर्स आए हुए हैं इंडिया में, जो सेटल हो चुके हैं, उनको एक्सपल्सन, दैट मीन्स वहाँ से निकाला जाए, और वो भी कानून के बेसिस पे, तो बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे में जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, तो उन्होंने इस बात की, इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया कि आप ये जो प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हो ना आर्टिकल 21 के साथ में प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, बोले ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप फॉरेनर्स को आइडेंटिफाई करके और उनके डिपोर्टेशन की बात कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे में आपके पास में एक्ट क्या अवेलेबल है, द फॉरेनर्स एक्ट, और ये एक्ट को आप अगर बेसिस लेकर के उसी एक्ट में तो एडजुडिकेट कर रहे हो कि कोई बंदा फॉरेनर है कि नहीं, और उसी एक्ट के बेसिस पे आप किसी को बाहर निकाल रहे हो, तो दोनों चीज़ों के लिए एक हमारे पास में कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन होना चाहिए, ठीक है, कि कोई फॉरेनर डिक्लेयर हो रहा है या नहीं। अगर हम देखें कि कोई
फॉरेनर को आप डिपोर्ट भी करते हो तो क्या उसका जो ओरिजिन का कंट्री है उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है या नहीं? तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि बांग्लादेश से अगर आए हैं इलीगल माइग्रेंट्स तो क्या उनको एक्सेप्ट कर रहा है कोई? और सोनोवाल जजमेंट को ही यूज करते हुए एक रिपोर्ट आती है 1998 में, उस टाइम के गवर्नर थे असम के एस के सिन्हा, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिसका नाम था मिलियंस ऑफ इलीगल बांग्लादेशी नेशनल्स इन असम। अब इसके लिए बात आती है तो मुद्दा कुछ ऐसा था कि इसमें ना तो इंडिविजुअल से बातें की गई, लोगों से बातचीत की गई, और वो रिपोर्ट तैयार हुई ना तो कोई प्रॉपर साइंटिफिक मैनर में, ना कोई एम्फिरिकल एविडेंस, मतलब अच्छे से रिसर्च नहीं की गई थी ग्राउंड लेवल पे। रिसर्च हुई तो केवल इंडियन एम्बेसडर से बात कर ली उन्होंने उस टाइम पे, डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर एरियाज में जो लोग रहते थे उनसे बात कर ली, उनसे इंस्पेक्शन कर दिया उनका, और साथ में पॉलिटिकल लीडर से बातचीत कर ली। अब आप देखो कि एक जजमेंट का यूज करके कितनी मिसकंडक्ट हुई। ये रिपोर्ट आती है 1998 में और 23 साल बाद में अब उस रिपोर्ट के ऊपर काम हो रहा है। तो सवाल ये है कि जो कोई भी अभी काम हो रहा है, जो कोई भी अभी असम के अंदर सिटीजन्स को लेकर के जो मुद्दे चल रहे हैं, उसके पीछे एक जजमेंट है, दैट इज सोनोवाल जजमेंट, जिसके बेसिस पे अलग अलग हाई कोर्ट्स ने 212 बार इस जजमेंट को कोट किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी 7 बार कोट किया है। तो एक तरीके से सोनोवाल जजमेंट क्या हो गया, सिटीजनशिप को फाइनलाइज करने के लिए अपने आप में एक वर्डिक्ट हो गया, और यही एक कॉर्नर स्टोर बन गया है। अब कॉर्नर स्टोन बन गया है जिसके अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो कि प्री कॉलोनियल पीरियड का कानून है उसको यूज़ कर रहे हो आप, तो ऐसे में इसको एक बार रिव्यू करो या फिर इस जजमेंट को ख़त्म ही कर दो। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है क्योंकि इस जजमेंट के बेसिस पे सारे स्टेटमेंट या सारे वर्डिक्ट दिए जा रहे हैं जब भी कोई सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई मुद्दा आता है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एंकरिंग द क्वेड। क्वेड की मीटिंग होने वाली है, उससे संबंधित आर्टिकल है, राजीव भाटिया के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। देखो 2 मीटिंग्स होगी प्लूरिलैटरल ग्रुपिंग की, जिसमें आप देखो 7 महीनों के अंदर अंदर, और आप देखो ये एक्सेप्शनल डेवलपमेंट हो रहा है इंटरनेशनल अफेयर्स की अगर बात करें। एक्सेप्शनल मतलब बिल्कुल आज तक ऐसा पहली बार हो रहा है आज तक की अगर डेट की बात की जाए तो, जिसमें यूएस और यूएस के साथ में इसके जो क्वेड के 3 मेंबर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, ये अभी सितंबर 24 दैट मीन्स कल बात करेंगे, और जो मैटर्स होंगे वो आपको पता है इंडो पैसिफिक रीजन पे फोकस्ड है। और इसके अलावा अफगानिस्तान से जो रिट्रीट किया है यूएसए ने, वो अब यूएसए की वैसे तो बहुत बेइज्जती हुई है, बहुत बातें की गई है, पर यूएसए ने जो कुछ भी किया है उसके पीछे बहुत सारे उनके खुद के इश्यूज भी हैं, डोमेस्टिक भी हैं, इंटरनेशनल इश्यूज की बात करें तो चाइना की एग्रेसिवनेस सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज। तो ऐसे में चाइना को कंटेन करने के लिए AUKUS करके एक ग्रुप और आता है, एक ब्रांड न्यू ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। तो ऐसे में क्वेड और AUKUS ये 2 ग्रुप्स ऐसे हो गए हैं जहां पर यूएसए तो कॉमन है और यूएस ऑस्ट्रेलिया तो कॉमन है, एक तरफ यूके एंट्री ले रहा है तो दूसरी तरफ जापान और इंडिया। अब सवाल यह है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब से आया है 12 मार्च के टाइम पे देखो यूं बातचीत होनी शुरू हो जाती है, 1 महीने के अंदर अंदर ही जो बाइडेन ने क्वेड की वर्चुअल मीटिंग शुरू कर दी थी। इवन आप देखोगे यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने तो अपनी तरफ से क्वेड बोलना शुरू कर दिया था, पर दूसरी तरफ जापान और इंडिया की अगर बात करें तो उन्होंने तो अब जाकर के क्वेड या क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी ग्रुप के नाम से अपनी बातें बोलनी शुरू की, नहीं तो क्वेड के नाम से डरते थे। वजह एक वर्ड आता है दैट इज सी मीन्स चाइना को इग्नोर करना चाहते हैं। क्यों? अगर विसिनिटी वाइज देखा जाए, क्लोजनेस वाइज देखा जाए, ज्योग्राफिकली, तो जापान और इंडिया जितना क्लोज कोई नहीं, और इंडिया तो अपनी फिजिकल बॉर्डर्स भी शेयर करता है चाइना के साथ में। तो ऐसे में इंडो पैसिफिक रीजन की पॉलिसीज चाइना को ध्यान में रखते हुए और क्वेड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो एक तो डाउट तो आ रहा है बहुत सारे एक्सपर्ट्स के मन में कि जी ये AUKUS है, ये कहीं पे क्वेड को रिप्लेस ना कर दे, और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इसका इंपैक्ट नहीं आएगा, वो एक अलग है, तो इशू कॉमन कन्वर्जेंस पे ही है, पर वहां पर भी थोड़ा बहुत मुश्किलें हो सकती हैं। तो एक तरफ तो यूके है एक्स्ट्रा और एक तरफ जापान और इंडिया है, दोनों की तरफ देखा जाए तो वहां पर अच्छा यूएस जो है वो अपनी तरफ से क्यों असर्शन करना चाह रहा है इस तरीके से कि AUKUS भी हो गया, क्वेड भी हो गया, इतनी जल्दबाजी क्यों? इसके पीछे इतना सही है कि अब देखो अफगानिस्तान की ज़मीन पर लड़ते 20 साल हो गए, कोई आउटकम निकल नहीं रहा है। दूसरा, चाइना जितनी इमरजेंसी दिखा रहा है, उस केस में अगर यूएस अफगानिस्तान से विड्रॉ करके जाता है तो यूएस बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि वो अपनी
इंटरनेशनल रेलेवेंस को जीरो होना दे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ऐसे में ये क्वेड और यूके यूएस की मीटिंग अभी जो होने वाली है, अभी देखो इसमें ये बताया जा रहा है कि बोरिस जॉनसन, ठीक है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, वो भी वहां पर आएंगे। एक तरफ तो क्वेड की मीटिंग होगी, दूसरी तरफ उनकी भी। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स में तो डिवीजन है कि जी इसका नुकसान क्वेड को होगा या नहीं होगा। पर राइटर ये बोल रहे हैं कि अगर ढंग से इवैल्यूएट किया जाए ना, तो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंप्लीकेशंस है। दैट मींस यूके यूएस और क्वेड दोनों अगर साथ साथ में चलते हैं तो इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी निकल के आते हैं। नहीं, इसके अलावा आप देखो कि जो एक और कॉन्सिक्वेंशियल डेवलपमेंट अभी सितंबर 16 को निकल के आता है, वो ये कि यूरोपियन यूनियन ने भी अपनी तरफ से इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी रिलीज कर दी है। और इसमें यूरोपियन यूनियन ने इंडो पैसिफिक रीजन को अपने से डीपली कनेक्टेड बताया है। साथ में डाइवर्सिफाइड मैनर में एंगेजमेंट करनी चाह रहा है यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन में फ्रांस, जर्मनी, ये मेन कंट्रीज हैं, इटली, ठीक है, ब्रेग्जिट ही तो हुआ है, केवल ब्रिटेन ही तो बाहर निकला है, बाकी वहां पर तो वो चाहते हैं ना। और यूरोपियन यूनियन ये चाहता है कि डाइवर्सिफाइड मैनर में कोऑपरेशन आए वहां पर। ऐसे में देखो यूरोपियन यूनियन का जो ये रिलीज हुआ है ना डॉक्यूमेंट, ये बिल्कुल क्वेड के आइडियाज को ही सपोर्ट करता है, अगेंस्ट में नहीं जाता। चाइना की असर्टिवनेस के अगेंस्ट में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी चाइना अपनी कॉर्जन या फिर जो भी अपनी पावर के बेसिस पे दूसरे कंट्रीज को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, उसके अगेंस्ट में जाता है। दैट मीन्स क्वेड के फेवर में यूरोपियन यूनियन भी आ चुका है। अब आप देखो कि क्वेड से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपर्ट ग्रुप्स की बात हुई थी, प्रीवियस डिस्कशंस में हमने देखा था। तो उसमें आप देख सकते हो कि जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, दैट मीन्स क्वेड के अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर काम करेंगे, जिसमें सबसे पहला आ जाता है इंडो पैसिफिक कंट्रीज के बीच में एक, आप कह सकते हो कि एंगेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। और इसके लिए डॉक्यूमेंट जल्दी से जल्दी 2022 तक तैयार होने वाला है। इसके लिए वर्किंग ग्रुप है वो काम भी कर रहा है, जो फोकस करेगा इमर्जिंग और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पे। इसके अलावा कैसे प्रोग्रेस इंश्योर की जा सकती है इंडो पैसिफिक रीजन में। इसके अलावा एक प्रिंसिपल एंडिवर भी फोकस, मतलब आप कह सकते हो ये प्रिंसिपल टारगेट भी है क्वेड का, वो ये ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, जिसमें क्या होगा कि इंटरऑपरेबिलिटी इंश्योर की जाएगी 5G टेक्नोलॉजी बेसिस पे। मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी बेसिस के ऊपर क्वेड कंट्रीज आगे काम करना चाहते हैं और एक डाइवर्सिफाइड मैनर में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसमें एंगेजमेंट जो है वो बहुत सारे कंट्रीज की हो। ठीक है, और लीड तो ये 4 करेंगे ही मेनली। दूसरा मुद्दा आ जाता है, दैट इज क्लाइमेट चेंज। इसमें देखो एक वर्किंग ग्रुप काम कर रहा है, वो ये कि इंडिया देखो अभी भी फिलहाल इस चीज से थोड़ा ये रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। वजह क्या है कि इंडिया अभी तक भी अपनी तरफ से फाइनल नहीं दे पा रहा है कि हम कार्बन नेट न्यूट्रलिटी कब अचीव कर लेंगे। बजाय इसके कि यूएस प्रेसिडेंट के जो स्पेशल एनवॉय है ऑन क्लाइमेट, जॉन कैरी, उनकी विजिट हो चुकी है। वो बात ठीक है कि इंडिया और यूएस के बीच में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का इनका एग्रीमेंट हो चुका है, पर अभी तक भी एक वो ड्राफ्ट लेवल पे ही है। एग्जीक्यूशन लेवल पे जब पहुंचेगा तब आगे तक अभी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं। तो देखो, एक तो टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए यूएस और इंडिया के बीच में, या फिर ये चारों कंट्रीज हैं, ये क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी के फॉर्म में कितना आगे आ पाते हैं। तो ये मुद्दा थोड़ा सा अनरिजॉल्व है। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक कंट्रीज की एंगेजमेंट नंबर 1। नंबर 2 ये हो गया ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, जिसमें 5G टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा। और तीसरा हो गया क्लाइमेट चेंज। ये 3 मुद्दे हो गए, 3 एक्सपर्ट ग्रुप हैं वो काम कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, एजुकेशन, साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इन सभी के ऊपर भी वो काम करेंगे, चारों के चारों कंट्री। दैट मीन्स क्वेड का जो मैनर है वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। ठीक है, इसके अलावा आप देखो, ब्लू इकोनॉमी की बात की जाए, दैट मीन्स ओशियन पे बेस्ड बहुत सारा एक्सप्लोरेशन करना, चाहे वो ट्रेड ट्रांसपोर्ट की बात करें या फिर आप जो ओशन बेड्स में जो भी अवेलेबल मटेरियल है उसको एक्सप्लोर करना। दोनों के अंदर, दोनों सेगमेंट्स में इन चारों कंट्रीज में कन्वर्जेंस आती है। रही सही में देखो, जब से यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन बने हैं, तो बनते ही G7 की मीटिंग हुई, अभी प्रीवियस हुई है, उसमें ये कहा है, टारगेट क्या निकल के आया उसमें, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W। इसका मतलब क्या हो गया कि वो डाइवर्सिफाइड मैनर में ही काम करना चाहते हैं, एक प्लान्ड मैनर में, साथ में जहां जहां पर भी इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे हैं वहां पर एक दूसरे को लॉजिस्टिक सपोर्ट देना। ओके, तो ये चीजें निकल के आती हैं। अब आप देखो, चाइना है
वो तो अपनी तरफ से एशियन नेटो ऐसा समथिंग बोल करके इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, या फिर चाइना इस ग्रुप को साइड में करना चाहता है। बट इन कंट्रीज के बीच में जो कन्वर्जेंस आ रही है वो एक अलग ही तरीके की है, जिसमें इकोनॉमी भी है तो टेक्नोलॉजी भी है। इसके लिए एक रिपोर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, द क्वाड इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी टास्क फोर्स रिपोर्ट, अ टाइम फॉर कंसर्टेड एक्शन। अब आप देखो कि किस तरीके से इसमें पूरा प्रोग्राम है कि चाइना को कैसे कंटेन किया जा सकता है। डायरेक्टली अभी तक चाइना का नाम नहीं लिया गया है, ये क्लियर रखें, पर हाँ एक इश्यू जो है वो कुछ ऐसा ही है कि चाइना अपनी एग्रेशन बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। वैसे तो जो बाइडेन की तरफ से कल परसों स्टेटमेंट आए थे कि जी हम कोई भी इस तरीके का काम नहीं कर रहे हैं जो कि कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट करे। अब देखो हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वॉशिंगटन गए हैं, ठीक है, ये इनका फर्स्ट मेजर वॉयज है, वॉयज का मतलब है जल यात्रा है। अब ये कोविड टाइम के बाद में, उसके कोविड टाइम के बीच में एक बार ढाका भी जाके आए हैं ये। पर हाँ इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो यूएसए की ये जो विजिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वाड की इन पर्सनल मीटिंग होगी। अब देखो इंडिया के अलावा कोई दूसरा तो बॉर्डर लैंड बॉर्डर शेयर करता नहीं है चाइना से। इसके अलावा टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन अफगानिस्तान में जो हो रहा है उनको लेकर के हो सकता है मुद्दे पे अच्छे से डिटेल में बातचीत हो। तो देखो इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडो पैसिफिक रीजन में, इसको कोई नकार नहीं सकता है। और ये है कि 2022 की जो क्वाड की समिट है वो इंडिया को होस्ट करने को मौका मिले तो इंडिया इस चीज़ के लिए तैयार भी है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी क्वाड को लेकर के, कयास भी थे, और कहाँ कहाँ पर क्लाइमेट चेंज को छोड़ करके बाकी चीज़ों के ऊपर लगभग रेजोल्यूशन आ रहा है। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें आउटकम निकल रहा है क्वाड में। क्लाइमेट चेंज में बस इंडिया अभी तक भी ये कहता है, क्योंकि ये 4 कंट्रीज है ना, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान, ये देखो एडवांस्ड कंट्रीज में कैटेगराइज होते हैं, और इंडिया है वो अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एजुकेशन, इलिटरेसी कितनी प्रॉब्लम है, यहाँ पे गरीबी कितनी ज़्यादा है। तो हम एक तो डेवलपमेंट भी करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज को रोकने के चक्कर में अगर हम हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को रोक दें तो फिर हम वैसे के वैसे बैकवर्ड रह जाएंगे। तो इसीलिए इंडिया नेगोशिएट क्या कर रहा है कि जी हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दो सस्ते के अंदर, और आप हमें फंडिंग प्रोवाइड करो, जिससे कि हमें आगे हमारी प्रोग्रेस करने में प्रॉब्लम नहीं हो और क्लाइमेट चेंज को भी कवर करने में हम सक्सेसफुल हो सके आपके साथ मिलकर के। बस ये जो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है वो थोड़ा सा रुका पड़ा है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वाड की ही बात कंटिन्यू है, द परफेक्ट कोलिशन। इसमें यह बताया जा रहा है कि अभी यूएसए के पास में क्वाड के अलावा कोई बेटर ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। अगर कहीं पर भी मल्टीलैटरल इश्यूज पे ध्यान देने की कोशिश भी करे तो यूएसए ना तो नेटो क्रिएट कर सकता है, एशियन नेटो क्रिएट कर सकता है, और ना ही आसियान जो है उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो सकता है। केवल और केवल एक ऑप्शन बच गया, दैट इज क्वाड। अब आसियान कंट्रीज हैं, उनके अंदर भी क्या है, देखो चाइना के साथ में एंगेजमेंट रखते हैं वो कंट्रीज, क्योंकि वही बात कि इंडिया जिस तरीके से चाइना के साथ में एंगेज करता है वैसे ही उनको भी कंट्रीज को एंगेज करना होता है, क्योंकि वो बहुत छोटे कंट्रीज हैं। इंडिया तो चलो ठीक है फिर भी कि कहीं ना कहीं चाइना से कम अगर वीक भी है या फिर टेक्नोलॉजिकली हम थोड़ा सा बैकवर्ड है, पर उसके बावजूद भी हम चैलेंज तो कर सकते हैं चाइना को। अब आसियान कंट्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर देखिए एशियन नेटो की, तो एशियन नेटो बनाने का मतलब है कि अमेरिका एशियन कंट्रीज का भी भार अपने सिर पर ले ले कि हाँ सिक्योरिटी हम ले लेंगे। क्योंकि जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं वो क्या कहते हैं, कल परसों का एक बताता हूँ मुद्दा, कि वो कंट्रीज बिल्कुल भी अपने मिलिट्री को डिफेंस में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते। बोला हम हमारे लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं, क्योंकि यूएसए ने नेटो के बेसिस पे उनकी डिफेंस की जिम्मेदारी ले रखी है, ठीक है। और मेन लीड वही करता है, क्योंकि नेटो में जो एग्रीमेंट हुआ था 1948 में, उसमें यह था कि अगर जितने भी नेटो मेंबर्स उनमें से किसी भी एक कंट्री पे अटैक हुआ तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि सभी कंट्रीज पे एक साथ अटैक हो गया तो सब मिल करके लड़ेंगे। तो ये ही इसी बेसिस पे तो अफगानिस्तान में ये नेटो की फोर्सेज आई थी। तो पॉइंट क्या है कि यहां पर अमेरिका के पास में क्वाड से बेटर ऑप्शन नहीं है, और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को रिकॉग्नाइज करने में कोई गलती नहीं कर रहा है। वैसे तो देखो सी वर्ड दैट मींस चाइना के बारे में एकदम क्लियर एक्सक्लूसिवली या एक्सप्लिसिटली कोई बात नहीं बोली जाती है, पर फोकस अल्टीमेटली चाइना ही है क्वाड का। देखो बार बार वही चीजें बताई जा रही। देखो क्वाड 1 आया था ना, वो 2007 में था। क्वाड 1 इसलिए क्योंकि बीच में ठंडे बस्ते में जाके गिर चुका था। 2004 में आपको पता है इंडियन ओशन में सुनामी आती है, उस टाइम पे कलेक्टिव रिस्पॉन्स दिया जाता है मेनली इन 4 कंट्रीज की नेवीज के द्वारा, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और इंडिया, चारों की नेवीज ने मिलकर किया था।
तो उस टाइम पे 2007 में शिंजो अबे ने बोला कि हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए, पर वो ठंडे बस्ते में चला गया। फिर क्वाड 2 ये रेजोल्यूशन में अगर देखा जाए तो इसमें यह आता है कि 1 बिलियन कोविड वैक्सीन डोजेज हैं वो इंडो पैसिफिक रीजन के डिफरेंट कंट्रीज को 2022 आते आते सप्लाई कर दिया जाएगा। यहां पर कन्वर्जेंस आती है, तो सिक्योरिटी के अलावा और भी ज्यादा डाइवर्सिफाइड मैनर में काम करने की स्कोप्स है क्वाड में, और पहले भी किया जा चुका है, और ये टारगेट भी है 2022 का। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या कहती हैं कि अभी जो ये मुद्दा अभी जो राइज हो रहा है क्वाड का, इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। एक तो ये कि क्वाड एक रीजनल और एक ऑर्गेनिक ओरिजिन रखता है। दैट मींस कि इसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व हो रहे हैं। यूएस पैसिफिक से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, बिल्कुल। जापान की बात करो, पैसिफिक से शेयर करता है। ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक और इंडियन से शेयर करता है। और इधर बात कर लो, इंडिया इंडियन ओशियन के साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है। दैट मींस कि ये ऑर्गेनिक ओरिजिन से ओरिजिन है। दैट मींस यहां पर जो इन रीजनल पार्टीज हैं वो ही इस ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं। तो पहला तो ये पॉइंट है क्वाड से रिलेटेड। दूसरा पॉइंट यहां पर यह आ जाता है राइटर के अकॉर्डिंग कि जो मैसेज यहां से निकल के आता है वो ये, जिसको हमें वेलकम करने की जरूरत है, कि चाइना के अगेंस्ट में ये ग्रुपिंग है, क्योंकि चाइना अपनी एग्रेशन लगातार दिखा रहा है। दैट मींस चाइना को कंटेन करने के लिए रीजनल पावर्स, अब देखो चाइना और ऑस्ट्रेलिया की दोनों की तनबन बनी हुई है, एकदम आमने सामने खड़े हैं, बिल्कुल। इसीलिए तो 8 न्यूक्लियर सबमरीन का ऑर्डर कर दिया इधर ऑस्ट्रेलिया ने, यूएसए से। तो अल्टीमेटली चाइना को काउंटर करना है, और कर भी कौन रहा है? रीजनल पावर्स, जो जिनके स्टेक्स यहां पर डायरेक्टली इन्वॉल्व है। यूरोपियन यूनियन की बात भी करो ना, तो कुछ कंट्रीज ये हैं, जैसे यूके हो गया, या फिर इसकी बात कर लो, जब फ्रांस की बात कर लो, ये लोग इंडो पैसिफिक में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, बाकी और डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसे में यहां पर क्वाड का जो मुद्दा है ना, ये बड़ा डाइवर्सिफाइड दिख रहा है राइटर के अकॉर्डिंग। कैसे कि ना तो यूएसए अपनी दादागिरी चला रहा है, यूएसए इंपोज नहीं है, ये कन्वर्जेंस है, यहां पर लाइक माइंडेड कंट्रीज साथ में आ रहे हैं। ना कोई एक्सक्लूसिवली डिफेंस ग्रुप है ये कि हाँ बस कैसे भी करके, ना कोई एक्सक्लूसिवली एंटी चाइना सिक्योरिटी अलायंस है जो कि चाइना को कंटेन करने के चक्कर में रीजन को डिस्टेबलाइज कर देगा, लड़ाइयाँ हो जाएंगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। बस क्या पॉइंट क्या है? रीजनल डेवलपमेंट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, ठीक है, इंटरनेशनल सी लॉज की रेस्पेक्ट करना, नेविगेशन फ्रीडम, ये सारी चीजें इंश्योर करने के लिए ये ग्रुप काम करेगा। तो ये चीजें क्या बार बार एक ही चीज लाती हैं कि क्वाड की रेलेवेंस बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। अब यूके यूएस वाला मुद्दा हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, ठीक है। तो जो जो मेन पॉइंट थे वो हमने देखे। और आप बस एक चीज बताता हूं मैं, ये बोलता है ना कुछ कि सर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल के बताओ। देखो, इस चीज के लिए आपको थोड़ा सा कंटिन्यू मेरे साथ बनी रही है, सुन के आपको पता पड़ जाएगा, एक कीवर्ड से ही पता पड़ जाएगा, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं होती है वहां पे। आप ये जितना भी डिस्कशन होता है ना, उसको एक A4 साइज पेपर पे भी अगर लिखोगे ना, तो शायद हो सकता है नीचे मार्जिन छूटना शुरू हो जाएगा, अगर आप खुद से ये पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दो। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बताऊं, जैसे क्वाड की बात की, क्वाड की रेलेवेंस की बात करें, तो इसमें सीधा आपको क्या लिखना है जी? बातें वो ही रिपीट होती रहती हैं, बस नई जो चीज आई है वो क्या कि क्वाड के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। क्वाड नंबर 1 रीजनल एंड ऑर्गेनिक ओरिजिन, नंबर 2 चाइना को कंटेन करने के लिए चारों कंट्रीज साथ में काम करना चाहते हैं, ठीक है, एंटी चाइना, दैट्स इट। इतने के अंदर तो आपका ये पूरा पैराग्राफ कवर हो गया। अब बाकी चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी होगी, क्योंकि आप जब आंसर राइटिंग करोगे या रिवीजन करोगे, तब ये पूरा पैराग्राफ लिखने का मतलब नहीं है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे क्वाड की रेलेवेंस, भाई ऑर्गेनिक ओरिजिन है, यहीं के कंट्रीज इन्वॉल्व है, एग्जाम्पल दे दो कि जापान, जैसे मैंने बताया वो एग्जाम्पल आप डाल सकते हो, राइट। इसके अलावा क्वाड 1.0 सुनामी आई थी 2004 में, और नेवीज, दैट्स इट, इतना लिख दिया कीवर्ड। इसके अलावा क्वाड 2.0 1 बिलियन कोविड वैक्सीन बाई इंडो पैसिफिक रीजन, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन से कंसर्न है ये ग्रुप, ठीक है, बाई 2022। इस तरीके से ये 2 पैराग्राफ आपके शायद बेयरली अगर कॉमा लगा करके लिखो तो 1.5 लाइन में कंप्लीट हो गए 2 पैराग्राफ। अब ये चीजें कब आएंगी? जब आप कंटिन्यूस बेसिस पे देखोगे। बस कंटिन्यू बने रहिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से पॉइंट्स नोट करने हैं, कौन से नहीं करने। अब यहां पर एशियन नेटो रेलेवेंट नहीं था, तो एशियन नेटो को आपने एक्सक्लूड कर दिया ना, आसियान पे डिपेंडेंसी हो सकती है, तो रेलेवेंस किसकी बजाती? क्वाड की।
तो इसके लिए ये लिखना ज़रूरी नहीं है कि हाँ जी क्वेड की रेलेवेंस अमेरिका के लिए ज़्यादा क्यों है। इतना सा लिख दो, एशियन नेटो इम्पॉसिबल और आसियान इंपॉर्टेंट बट नॉट एनफ। सिंपल सी बात ये लिखनी है। अब इसमें पूरा ये हो जाएगा। अब इसके पीछे का जो बैकग्राउंड स्टोरी है ना, ये आपको अपने दिमाग में सेट करनी होगी। और ये बैकग्राउंड स्टोरी कब होगी? जब क्वेड से रिलेटेड बैक टू बैक हम आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे ना, तब। आपको 150 के लगभग इश्यूज कवर करने होते हैं जनरल स्टडीज के लिए, ये ध्यान रखना। 150 मैक्सिमम है, 110 भी अगर आपके कवर हो जाते हैं ना इश्यूज। और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए करो आप लोग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं सिलेबस में जो यहाँ पर नहीं कवर होती है न्यूज़पेपर्स में। न्यूज़पेपर में जो तो करंट इशू हाईलाइटेड है ना, उन्हीं पे आते हैं। जैसे आज सिटीजनशिप असम की बात करें तो वो कई दिनों से आर्टिकल आया है। तो ऐसे में आप इस पॉइंट को एक्सप्लोर कर लो पूरा कि पीछे कौन कौन से आर्टिकल्स आए हुए हैं। या फिर सीधा मैं बताता हूँ वही कि हाँ, असम सिटीजनशिप फॉर यूपीएससी इशू आप इस तरीके से कर लो, तो आराम से बढ़िया आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे ऑनलाइन। उनमें से आप अच्छे से अपने खुद के नोट मेकिंग कर लो, ठीक है। इश्यूज को कवर करने की आदत डालो। पढ़ने का तरीका सबसे बेस्ट होता है कि आप सिलेबस देखो जो आपके सामने आ रहा है वो तो आप पढ़ ही रहे हो, समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर दूसरी तरफ आपको कवर करना आपका सिलेबस में से क्या करना, आप अपने मेन पॉइंट्स निकालो। लिख लिया एक हेडिंग, मैंने बताया था डायरीज मेंटेन कर लो, ठीक है। 4 डायरीज मेंटेन कर लो, सबसे बेस्ट है। डायरी कर लो या लूज पेपर के लिए 4 फाइल्स बना लो। हाँ, ये सही रहेगा कि आप अपना फोल्डर बना लो, एक प्लास्टिक का फोल्डर आएगा और A4 साइज पेपर आप यूज़ करते होंगे डेफिनेटली। तो उसके बाद में अब पेपर निकाला, एक पेपर, डेट डाली और उसके ऊपर इशू जो आ रहा है डेट, या तो डेट वाइज कर लो, वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। इसकी बजाय ये रहेगा कि आप वहाँ पर हेडिंग डाल दो, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन IR। अब इसके अंदर क्वेड से रिलेटेड कितने भी आर्टिकल आ रहे हैं तो हेडिंग डाल दो क्वेड, और उसके अंदर आप फिर पॉइंट लिख लो क्वेड से रिलेटेड। आज के जो आर्टिकल्स में आए वो लिख लो, फिर आगे जो आए वो लिख लो। ऐसे करते करते क्वेड से रिलेटेड इतने पॉइंट हो जाएंगे आपके पास में कि आप खुद सोचोगे कि इसमें भी मुझे कुछ कम करना पड़ेगा, राइट। इसी तरीके से आप सार्क की मैं बात कर रहा हूँ, सार्क से रिलेटेड पहले भी कोई आर्टिकल आपका कवर किया हुआ है, दैट्स ओके। नहीं किया हुआ है तो आज वाला जो मुद्दा है ना, उसको रिलेट करते हुए आप सार्क फॉर यूपीएससी करके सर्च कर लो, पूरा कंटेंट मिल जाएगा आपको गूगल पे, और वहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नोट डाउन कर लो। ऐसे सार्क कवर हो जाएगा। ऐसे एक पॉइंट, वुमेन राइट्स की बात करो, जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसको कवर कर दो, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी बात कर लो, सारी चीज़ें आप ऐसे कवर कर सकते हो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखो, क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल है ना, अब जैसे क्वेड है, अब क्वेड पे सीधा क्वेश्चन आने के चांसेस तो बहुत कम है कि क्वेड को मेंशन करे, बट क्वेड का आपको डाइवर्सिफाइड मैनर में यूज करना आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इश्यूज पे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इश्यूज आपको हेल्प करते हैं क्वेश्चन को एड्रेस करने में, क्योंकि क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड, जिसमें आपको बहुत सारे एंगल्स लगाने होते हैं, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप केवल और केवल जो क्वेश्चन पेपर है वो और सिलेबस, इन दोनों को अगर फॉलो करते जाओगे, और ये जो नोट मेकिंग का तरीका मैंने जो बताया वो फॉलो कर लोगे, 4 फोल्डर्स मेंटेन करो और हर फोल्डर के अंदर एक GS पेपर 1, 2, 3, 4, ठीक है, और उसमें कंटेंट वो डालो जो आपको काम आ जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सजेशन थे, मैं आगे बताता रहूँगा टाइम पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।